मित्रों नमस्कार। चलिए हम लोग भारत में संवैधानिक विकास की चर्चा कर रहे थे और किस तरीके से चार्टर एक्ट के द्वारा, भारत शासन अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे अपने सत्ता को कायम किया, अपने नियम को लागू करने का प्रयास किया। ठीक है, हम इसके पहले आपके 1892 के अधिनियम तक हम लोगों ने चर्चा की थी। ठीक है, 1892 के अधिनियम हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब मुख्यतः आपको 3 अधिनियम और रह गए हैं, एक 1909 का और दूसरा 1919 का और तीसरा 1935 का। इन बातों को देखते हुए इस अधिनियम में क्या क्या प्रमुख बातें थी, फिर उसके बाद संविधान सभा का गठन और संविधान किस तरीके से निर्मित किया गया, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आप 1909 के अधिनियम में आ जाइए। मैं आपसे पुनः एक बार इस बात को बता दे रहा हूं कि हम यहाँ पर बहुत थारोली पॉलिटिक्स को नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैं सिर्फ उन्हीं बातों को आपके दिमाग में रखने की कोशिश करूंगा जहां से संभावना होगी प्रश्न आने की। ठीक है, किसी अधिनियम में बहुत सी बातें रहती हैं, बहुत सी चर्चाएं रहती हैं, उस पर डिस्कशन करने का समय नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 महीने का समय है और 2 महीने से भी कम समय रह गया है। कुछ दिन तो ऐसे हो जाते हैं कि और भी अन्य पारिवारिक और सामाजिक कार्यों में निकल जाते हैं। तो इस वजह से सिर्फ 2 महीने मान के चलिए, और उसमें मुझे सब कुछ करना है। आर से संबंधित आपको हिस्ट्री तो मैंने पूरी पढ़ाई ही है, हिंदी भी पढ़ाई है, उसमें पोल साइंस, इसके बाद इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साइंस टेक और सब कुछ की चर्चा मैं करना चाह रहा था। तो आपको मैं यहाँ पर आर सिर्फ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण मुद्दों को आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँगा। तो इस बात का ख्याल रखना, ये मत सोचना कि सर इसमें और सी बिंदु है और भी पॉइंट्स हैं, आप इसको नहीं चर्चा किए, तो वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे जहाँ तक विश्वास है कि जितनी बातों पे चर्चा हो जाएगी वह एनफ रहेगा आपके लिए। ठीक है, उससे इतर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इस बात का ख्याल रख के आप अपने को यहाँ पर उपस्थित रखिएगा। ठीक है, कि बहुत सी चीज़ें बहुत गहराई में मुझे नहीं पढ़ना है, हमको उन्हीं बातों पर ध्यान देना है जहाँ पर क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, तो अब हम 1909 के अधिनियम की चर्चा कर लेते हैं कि 1909 में क्या हुआ था। भारत शासन अधिनियम। देखिए, आपको इसकी पृष्ठभूमि बता दें कि 1905 का स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ क्रांतिकारी आंदोलन भी उस समय उग्र रूप धारण किए हुए था। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है। ठीक है, और इन क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए, ठीक है, उसने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। और उसको ये था कि अगर हम मुसलमानों को यहाँ से अलग, इससे अलग कर देते हैं हिंदुओं से, तो ये आंदोलन थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा। ठीक है, और बहरहाल इसने 1906 में मुस्लिम लीग के गठन के बाद आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन कमज़ोर पड़ भी गया था। और 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में विभक्त भी हो गई थी। ठीक है, अब चूंकि फूट डालो और राज करो की नीति ये अप्लाई करके भारत पे अपने वर्चस्व को स्थापित करना चाहती थी, इसलिए 1909 में इसने क्या किया कि मुसलमानों की एक महत्वपूर्ण मांग को मानते हुए, ठीक है, सांप्रदायिक विभाजन के बीज इसने बो दिए। उस समय हमारे यहाँ का वायसराय मिंटो था और मार्ले उस समय का भारत सचिव था। तो मार्ले मिंटो सुधार इसीलिए इसको कहा जाता है। और 1909 का ये अधिनियम है। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या हुई थी? पहली बात कि आपको जो विधायी परिषद थी, जो विधान
बनाने का कार्य करती थी। हमने आपसे कहा कि इसकी शुरुआत 1853 से हो चुकी थी। 1861 के अधिनियम में इसमें सदस्यों की संख्या मिनिमम 6 मैक्सिमम 12 की गई थी। 1892 में इसमें 10 और 16 किया गया था, ठीक है। और 1909 के अधिनियम में विधान परिषद जो थी, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या वो कितनी कर दी गई? 60 कर दी गई, ठीक है। एक ये महत्वपूर्ण कार्य हुआ। उसके साथ साथ यहाँ पर मैंने 1892 के अधिनियम में आपसे कहा था कि बजट पर प्रश्न करने का, बहस करने का अधिकार तो था, लेकिन पूरक प्रश्न करने और मतदान करने का अधिकार नहीं था। 1909 के अधिनियम में बजट पर प्रश्न एवं पूरक प्रश्न करने का, अधिकार दिया गया, ठीक। लेकिन मतदान का अधिकार अब भी नहीं प्राप्त हुआ था। पूरक प्रश्न वो होता था कि जब किसी प्रश्न का उत्तर दे दिया जाए फिर उससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाए तो वो आपका क्या होता था? पूरक प्रश्न कहलाता था, ठीक है। ये अधिकार यहाँ पर, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं था। मतदान का अधिकार नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस अधिनियम में क्या हुआ कि 1909 के अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र अलॉट हो गया। अब मुसलमानों का विधानसभा के लिए जो चयन होगा कैंडिडेट का, और उसका इलेक्शन जो होगा वो किसके द्वारा होगा? सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के द्वारा होगा, ठीक है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र इस अधिनियम के द्वारा, ठीक है। अब इन्हीं बातों को आप 1909 के अधिनियम में दिमाग में रखिएगा। मैं पुनः एक बार रिपीट करा दे रहा हूं। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, बजट पर प्रश्न और पूरक प्रश्न करने का अधिकार किंतु मतदान का अधिकार नहीं, और केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई, ठीक। इसके बाद हम आते हैं 1919 के अधिनियम में। आपने देखा कि 1909 के बाद भारत के जो नेतृत्व था उसके द्वारा स्वशासन की मांग काफी तेज हो गई थी, और आपके होम रूल आंदोलन और इसके साथ साथ 1916 में गरम दल और नरम दल का एक साथ आना, और फिर मुस्लिम लीग का कांग्रेस के साथ समझौता, स्वशासन की मांग, तो ये सब, और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत थी। तो ऐसी स्थिति में 1917 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट मतलब गठित होती है, और उसका प्रकाशन हुआ था 1918 में। और इसी मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर ही 1919 का अधिनियम पारित किया गया। तो आपका 1919 भारत शासन अधिनियम, ठीक। इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या है इस अधिनियम में? कि पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था की सूत्रपात किया गया। द्विसदनीय व्यवस्था प्रथम बार, देखिए द्विसदनीय व्यवस्था, जैसे जो पहले केंद्रीय विधानसभा थी उसको दो भागों में बांटा गया, ठीक है। पहला एक था आपका, एक
राज्य परिषद और दूसरा आपका था केंद्रीय विधानसभा। ठीक, राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी और केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145 थी। राज्य परिषद आपका उच्च सदन था, उच्च सदन, और केंद्रीय विधानसभा आपका निम्न सदन। इस दोनों का कार्यकाल, राज्य परिषद का कार्यकाल वो 5 वर्ष का था, 5 वर्ष का, और केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष का था, लेकिन इसे गवर्नर जनरल या वायसराय कभी भी विघटित कर सकता था। ठीक है, ये प्रमुख बातें हुई। ठीक, दूसरा यहाँ पे हुआ कि जो भारत परिषद था इंग्लैंड में, सदस्यों की संख्या 15 थी। ठीक है, उस सदस्यों की संख्या घटाकर न्यूनतम 8 और अधिकतम 12 कर दी गई। बात समझ में आई? भारत परिषद के सदस्यों की संख्या जो 1858 के अधिनियम के द्वारा 15 थी, यहां पर घटाकर क्या हो गया, यहां पर घटाकर भारत परिषद सदस्य संख्या क्या हो गई, सदस्य संख्या न्यूनतम 8 अधिकतम 12। ठीक है, और अभी तक मैं आपको बताया था कि भारतीय राजस्व से 1793 के अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स को भारतीय राजस्व से वेतन मिलता था और वो कंटिन्यू चला आ रहा था। ठीक है, भारत परिषद के सदस्यों को भी भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाता था, और यहाँ क्या हुआ कि भारतीय परिषद के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देना बंद कर दिया गया। ठीक, एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ, सदस्य की संख्या न्यूनतम 8 अधिकतम 12 कर दी गई, राजस्व से वेतन देना बंद कर दिया गया। ठीक, उधर द्विसदनीय केंद्रीय व्यवस्था लागू हुई। अब देखिए, इसके बाद भारत परिषद जो भारत सचिव था उसकी सहायता के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। भारत सचिव जब कभी आ जाए कि हाई कमिश्नर की नियुक्ति किस अधिनियम के द्वारा हुआ, तो वह 1919 की अधिनियम द्वारा भारत सचिव की सहायता हेतु हाई कमिश्नर की नियुक्ति। ठीक, एक और कार्य क्या हुआ इसमें, लोक सेवा आयोग हाई कमिश्नर को नियंत्रक लेखा परीक्षक, ठीक है, या महालेखा परीक्षक को नियुक्त करने का अधिकार दे दिया गया। महालेखा परीक्षक को नियुक्ति का अधिकार किसको दे दिया गया, भारत सचिव को, तथा एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लोक सेवा आयोग का गठन। ठीक, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हुआ था कि यहाँ प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन। ठीक, द्वैध शासन में होता क्या था कि विषय को 2 भागों में बांटा जाता था, एक विषय आरक्षित होता था और एक हस्तांतरित होता था। ठीक है, विषय क्या थे, प्रांतों में होगा यहाँ पे। हेलो,
कह रहे सर इस वाले में प्रांत है कि केंद्र वाला है? हाँ, जरा फिर से बात बोले। कह रहे सर जो इस 1919 वाले में हाँ हाँ, प्रांत वाला है केंद्र वाला है? नहीं, 19 पहले प्रांत में हुआ, दूसरी बार केंद्र में हुआ। अच्छा, सेकंड टाइम में प्रांत। हाँ, पहली फर्स्ट टाइम में प्रांत में हुआ और सेकंड टाइम में केंद्र में हुआ। 1935 में केंद्र और 1919 में प्रांत। ठीक है। अब देखिए द्वैध शासन में क्या होता था, विषय को दो भागों में, एक विषय क्या था, एक विषय आपका आरक्षित विषय का क्या कहा जाता था, आरक्षित विषय, और दूसरा क्या होता था, हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय। ठीक है। अब आरक्षित विषय का शासन प्रांत में गवर्नर अपनी परिषद के द्वारा करता था, और जो हस्तांतरित विषय था वो चुने हुए, ठीक है, जो भारतीय लोग चुने गए थे उनके द्वारा वो संचालित किया जाता था। दो भागों में विभक्त था। अच्छा, जो प्रमुख आपके विषय थे जैसे वित्त, न्याय, भू राजस्व, पुलिस, ये सब क्या किया गया था, ये आरक्षित विषय घोषित किया गया था। शिक्षा, स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर, ये सबको क्या किया गया था, हस्तांतरित विषय में डाला गया था। तो इस तरीके से प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। मैं आप लोग बहुत कंसंट्रेशन के साथ इस बात को पुनः मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा। 1919 का अधिनियम, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, उच्च सदन और निम्न सदन, उच्च सदन को राज्य परिषद, निम्न सदन को विधानसभा, उच्च सदन का कार्यकाल 5 वर्ष, निम्न सदन का कार्यकाल 3 वर्ष। ठीक है, ये हुआ। दूसरा, प्रांत में द्वैध शासन की स्थापना। द्वैध शासन में आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय का शासन गवर्नर अपनी परिषद के सहायता से करता था, और हस्तांतरित विषय जो है जो चुने हुए सदस्य थे वो करते थे। ठीक है। उच्च सदन, जो केंद्रीय उच्च सदन था, वहाँ 60 सदस्य थे, और जो निम्न सदन केंद्रीय विधानसभा थी वहाँ पर आपके 145 सदस्य चुने गए थे। ठीक। इसके बाद हाई कमिश्नर की नियुक्ति भारत सचिव की सहायता के लिए। भारत सचिव को जो भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाता था वो बंद कर दिया गया। भारत परिषद के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 8 अधिकतम 12 कर दी गई। ठीक है। एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक। और इसके साथ साथ भारत सचिव को महालेखा परीक्षक नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। ये आपके क्या हो गए, 1919 का अधिनियम। इन बातों को बिंदुवार आप नोट कर लीजिएगा, इससे इतर कहीं क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं 1935 का अधिनियम। ये काफी विशाल अधिनियम, बीच में 1935 का अधिनियम। ठीक, भारत शासन अधिनियम 1935। यहां क्या हुआ इस अधिनियम के द्वारा, पहला कि प्रांतों में जो द्वैध शासन था उस द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। ठीक। अच्छा, पहले इसकी बात थोड़ी सी पृष्ठभूमि इसका जान ले कि इस अधिनियम में टोटल क्या थे, 14 अध्याय, 14 अध्याय, 8 अनुसूची और 321 अनुच्छेद। ये बहुत भारी भरकम अधिनियम ये बनाया गया था, और इसी अधिनियम का अधिकांश भाग हमारी संविधान सभा में निहित है। ठीक है। कितना, 14 अध्याय, 8 अनुसूची और 321 अनुच्छेद। जब हमारा संविधान निर्मित हुआ तो अध्याय की संख्या कितनी हो गई, 22। अनुसूची कितनी हो गई, अनुसूची उस समय 8 ही थी। ठीक। और अनुच्छेद कितना था, 395। ठीक है। ये जब संविधान निर्मित हुआ तब संविधान सभा के द्वारा। तो बहरहाल कंपेयर करके अगर थोड़ा पढ़ने में दिमाग में आ जाए तो कर लीजिएगा। ये हुआ। दूसरा कार्य क्या हुआ कि
एक अखिल भारतीय संघ की बात की गई, अखिल भारतीय संघ, ठीक, का उल्लेख यहाँ किया गया कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियासत के लोग शामिल रहेंगे। ब्रिटिश भारतीय प्रांत, ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों पर जिन अंग्रेजों का जितना अधिकार था उसको क्या कहा जाता था, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र, और जो इनके आधिपत्य को देशी रियासत महसूस करते थे वो स्थानीय, जो इनके आधिपत्य को महसूस करते थे वो देशी रियासत कहलाते थे। तो अखिल भारतीय संघ जो निर्मित किया जाएगा वो किससे मिलकर बनेगा, देशी रियासतों से और ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से मिलकर बनेगा, ठीक है। ये क्यों हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त, द्वैध शासन समाप्त। अब द्वैध शासन कहाँ आया, केंद्र में द्वैध शासन, द्वैध शासन, ठीक है। द्वैध शासन का जनक जो है लियोनिस कार्टिस को कहा जाता है, लियोनिस कार्टिस द्वैध शासन का जनक। अब देखिए द्वैध शासन में फिर वही स्थिति, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय क्या था, गवर्नर जो है वायसराय अपनी परिषद के माध्यम से करता था, और हस्तांतरित विषय जो थे वो चुने हुए सदस्यों के द्वारा किया जाता था, ठीक है। अब इसमें आप 1919 के अधिनियम में एक बात और जोड़ लीजिएगा कि जैसे सांप्रदायिक निर्वाचन जो पद्धति थी वह उसका थोड़ा सा विस्तार किया गया था, और वो विस्तार करके कहाँ आया था, सिखों को भी सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र अलाट कर दिया गया था 1919 के अधिनियम में, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ क्या हुआ कि 1935 के अधिनियम में मुसलमानों के साथ सिखों को हुआ ही था, और सिखों के साथ साथ एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को, ठीक है, इनको भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र अलाट किया गया, और द्वैध शासन की स्थापना केंद्र में की गई, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बातें थी। और इस समय प्रांतों की संख्या हो गई थी 11, ठीक। प्रांत कौन कौन से थे, एक मद्रास, दूसरा बंबई, तीसरा आपका बंगाल, 3 ये हो गए जो शुरुआत के थे। उसके बाद आपका संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, मध्य प्रांत मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र था 5 हो गए, बिहार उड़ीसा 5 2 7 हो गए, असम 8 हो गया, इधर उत्तर पश्चिम में जब हम आएंगे तो पंजाब 9 हो गया, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत 10 हो गया, और सिंध आपका 11 हो गया, ठीक है। ये आपका प्रांतों की संख्या हुई। इसी अधिनियम के द्वारा बाद में आपका 1937 का चुनाव होता है। उस चुनाव में कांग्रेस 6 जगह पर अपनी सरकार बनाती है, 6 जगह पर। 6 जगह कौन कौन से रहते हैं, बंबई, मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा, ये 6 जगह। बाद में वो क्या किया, कांग्रेस ने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और असम में भी मिलीजुली सरकार स्थापित की, तो 6 2 8 हो गए। इसके बाद पंजाब में आपकी यूनियनिस्ट पार्टी ने सरकार स्थापित किया था, बंगाल में मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी मिलकर सरकार बनाई थी, और सिंध में मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई थी, ठीक है। ये आपके 1935 के अधिनियम के द्वारा ये हुआ था। तो एक विशाल अधिनियम था जिसमें प्रमुख बातें आपको यही याद रखना है कि आपको अखिल भारतीय संघ की स्थापना का, ठीक, इसमें देशी रियासत के लोग शामिल थे, ब्रिटिश भारतीय प्रांत के लोग शामिल थे, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों से द्वैध शासन की समाप्ति। ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपके 1935 के अधिनियम के थे। अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा के गठन की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है। जब भारत की आज़ादी की बात आई तो पहली बार क्रिप्स मिशन में संविधान सभा की बात की गई थी 1942।
ठीक, जिसके आपके स्टीफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस इसके सदस्य थे और क्रिप्स इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, वहां पर पहली बार आधिकारिक रूप से ब्रिटिशर्स के द्वारा संविधान सभा की गठन की बात की थी। इसके पहले भारतीय लोगों में डॉक्टर एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय एक ऐसे व्यक्ति थे जो औपचारिक रूप से संविधान सभा के निर्माण की बात कह चुके थे। ठीक, महात्मा गांधी का कहना था कि भारत का संविधान 1922 में, जब महात्मा गांधी का स्टेटमेंट आता है कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा ही निर्मित किया जाएगा। ठीक है, तो ये मानवेंद्र नाथ राय ने औपचारिक रूप से कहा। उसके बाद महात्मा गांधी ने संविधान निर्माण की बात कही। उसके बाद मोतीलाल नेहरू ने भी संविधान निर्माण की बात 1924 में कही और फिर धीरे धीरे 1934 में कांग्रेस के मंच से संविधान निर्माण की आवाज सुनाई देने लगी। ठीक, और फिर हर जगह जब 1937 का चुनाव हुआ उसके पहले भी इस बात की चर्चा की गई कि भारतीयों के द्वारा अपना संविधान निर्मित किया जाएगा। ठीक, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा पहली बार क्रिप्स मिशन में संविधान निर्माण की बात की गई। ठीक, उसके बाद जब 1946 का कैबिनेट मिशन आता है तो कैबिनेट मिशन में बाकायदा जो है संविधान सभा के गठन की चर्चा की गई कि किस प्रकार से संविधान सभा का गठन होगा और सदस्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक, 1937 के कैबिनेट मिशन में क्रिप्स मिशन के ही तीनों व्यक्ति शामिल थे, एवी अलेक्जेंडर, क्रिप्स और पैट्रिक लॉरेंस। लेकिन कैबिनेट मिशन की जो अध्यक्षता किया था वो पैट्रिक लॉरेंस ने किया था। ठीक है, यहाँ पर चूंकि क्रिप्स मिशन में संविधान सभा की बात की गई थी तो कैबिनेट मिशन में कहा गया कि संविधान सभा के गठन हेतु 379 सदस्य, 379 सदस्य की बात कही गई कि इतने सदस्यों से मिलकर संविधान सभा का गठन होगा। ठीक, और 389 सदस्यों में से 292 किसके थे? ब्रिटिश प्रांत के। ठीक, और आपके चार जो है ये ब्रिटिश का आपका जो नाम आता है, कहते हैं इसको कि 4 सदस्य, जैसे केंद्र शासित टाइप का होता है ना, इसी तरीके से 4 सदस्य इनके नौबित किए जाने थे। और इसके साथ साथ आपके 93 सदस्य किसके थे? देसी रियासत के, देसी रियासत। अब आप इसको जोड़ डालिए, 3 4 2 6 6 3 9, ठीक, और 9 9 18 4 22, और आपके कितने हो गए? 9 9 18 18 4 22 का 2 और 2 2 4, नहीं, इस सदस्यों की संख्या जो है, ठीक, एक मिनट, 4 इधर, 4 3 7 2 9 और 9 9 18 और 2 1 3, ठीक है, 389 सदस्य। ये सदस्य का गठन होना था संविधान सभा के लिए। इन संविधान सभा में 389 सदस्यों का जो गठन होना था, उसने कहा कि प्रत्येक प्रांत और देसी रियासत 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त किया को मनोनीत करेगी, एक सदस्य मनोनीत। ठीक है, यानी कि जो पॉपुलेशन है, जैसे ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत है, ठीक, ब्रिटिश भारत का मान लीजिए बंगाल प्रांत है, और बंगाल प्रांत की उस समय जो पॉपुलेशन रही होगी, ठीक, मान लीजिए कि हो सकता है कि आपके 4 करोड़ या 8 करोड़ की रही हो। ठीक है, अब 8 करोड़ में क्या हुआ कि 10 लाख के हिसाब से उतने सदस्य ब्रिटिश भारत प्रांत से आएंगे, बंगाल के प्रांत से आएंगे।
इस तरीके से टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होनी थी, 389 होनी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कितने पॉपुलेशन पर एक सदस्य का चुनाव होना था। तो आप दिमाग में रखिएगा कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुने जाने थे। ठीक, अब देखिए संविधान सभा के गठन के लिए अब हमारा संविधान यहाँ से कैसे निर्मित होना शुरू हुआ। आजादी हमको मिली 15 अगस्त 1947 को। उसके पूर्व आपके संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। ठीक, जब चुनाव किया गया तो उस चुनाव के बाद पहली बैठक जब होती है तो 9 दिसंबर 1946 को, ठीक, पहली बैठक का आयोजन किया गया। और इसमें अध्यक्ष जो बने हैं वो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद। और 11 के बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। 2 दिन बाद किसके द्वारा, JL नेहरू के द्वारा, JL नेहरू के द्वारा क्या पेश किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि संविधान का उद्देश्य क्या है और किस तरीके से निर्मित होगा, इससे संबंधित एक प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया JL नेहरू के द्वारा। और इस पे जो चर्चाएं हुई, चर्चा होने के बाद 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पारित, ठीक है। इन डेट को आप दिमाग में रखिएगा, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर, और उसके बाद 22 जनवरी, ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव पारित। और जब उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया तो आपके फरवरी में परामर्श समिति ने, ठीक है, अच्छा, ये इसमें 2 समितियों का निर्माण किया गया था, एक प्रक्रिया संबंधी समिति और एक विषय संबंधित समिति, ठीक है। इसका निर्माण कैसे संविधान बनेगा, एक प्रक्रिया कि किन किन प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा, तो उसको प्रक्रिया संबंधी समिति, और दूसरा क्या था, विषय संबंधी समिति का गठन किया गया था, ठीक है। उसी में एक परामर्श समिति थी। तो परामर्श समिति ने क्या किया, परामर्श समिति, ठीक, समिति ने फरवरी, ये ध्यान रखिएगा, फरवरी 1947 को संविधान सभा के सदस्यों को, ठीक है, उनको संविधान की जो मुख्य विशेषता थी उससे संबंधित प्रश्न दिए गए, और इसके साथ साथ विभिन्न राष्ट्रों में संविधान किस तरीके से कौन कौन सी मुख्य विशेषता धारण किए हुए था, इससे भी संबंधित प्रविष्टियां उनको उपलब्ध कराई गई। किसको, परामर्श समिति के द्वारा किसको उपलब्ध कराई गई, संविधान सभा के सदस्यों को। क्या उपलब्ध कराया गया कि पहली बार कि संविधान जो उसकी क्या मुख्य विशेषता होगी उससे संबंधित प्रश्न उनसे पूछे गए, और विभिन्न राष्ट्रों के संविधान की प्रमुख बातों को उनके सामने प्रस्तुत किया गया। इस परामर्श समिति की जो रिपोर्ट तैयार हुई, रिपोर्ट के बाद BN राव ने, इसके जो उनके द्वारा उत्तर दिया गया, उसके बाद BN राव ने एक रिपोर्ट तैयार की, ठीक, और यह रिपोर्ट के आधार पर 29 अगस्त
1947 को, ठीक है, इसी रिपोर्ट के आधार पर एक प्रारूप समिति का गठन किया गया और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, PR अंबेडकर, ठीक। यही प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और यह 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, यानी कि इनकी अध्यक्षता में 7 लोगों की एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम क्या था? प्रारूप समिति था, ठीक। कब गठित हुआ? 29 अगस्त 1947 को। अब प्रारूप समिति के जो सदस्य थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रारूप समिति, ठीक। अध्यक्ष कौन हो गया आपका? डॉक्टर अंबेडकर, ठीक। दूसरे इसके जो सदस्य थे KM मुंशी, ये नाम जरूर याद रखिएगा। कितने सदस्यीय है? 7 सदस्यीय, 7 सदस्यीय KM मुंशी। दूसरा मोहम्मद शादुल्लाह, ठीक। तीसरा आपके हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और चौथे इसके जो सदस्य हैं वो सदस्य आपके सदस्य का नाम आयंगर करके है, आयंगर, तो उनका नाम है अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर और समथिंग आयंगर करके, उसका नाम थोड़ा सा मैं विस्मृत कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, आयंगर है, ठीक है। उसके बाद आपके डॉक्टर DP खेतान या BL मित्रा, ठीक। और उसके बाद DP खेतान, ठीक। ये 6 लोग हो गए। डॉक्टर अंबेडकर एक अध्यक्ष, KM मुंशी, मोहम्मद शादुल्ला, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है, और आयंगर और BL मित्रा और DP खेतान। BL मित्रा कुछ समय बाद अपने को त्यागपत्र दे देते हैं। ये प्रश्न पूछा भी गया था कि वो कौन सा सदस्य है जो आपके प्रारूप समिति से त्यागपत्र दिया था, तो BL मित्रा ने त्यागपत्र दिया था और इनके स्थान पर यन माधव को चुना गया था, यन माधव, ठीक। और DP खेतान कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और इनके स्थान पर TT कृष्णामाचारी को, TT कृष्णामाचारी को चुना गया, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है प्रारूप समिति के सदस्यों का, ठीक। अंबेडकर, KM मुंशी, मोहम्मद शादुल्ला, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर और आयंगर, BL मित्रा और DP खेतान। और BL मित्रा का आप समझ लीजिएगा, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, त्यागपत्र, और इनके स्थान पर यन माधव आए और DP खेतान को क्या हुआ? मृत्यु हो गई और इनके स्थान पर कौन आए? TT कृष्णामाचारी इनके स्थान पर आए। अब बताइए 29 अगस्त को, ठीक है, यह प्रारूप समिति बनी और इस प्रारूप समिति ने क्या किया कि अगले फरवरी में 21 फरवरी 1948 को अपना प्रस्तुत किया, ठीक है। मतलब संविधान का एक प्रारूप प्रस्तुत किया। कब? 21 फरवरी 1948 को, ठीक है। देखिए, अगर आप क्रम से चलेंगे, एक एक सन को ध्यान में रखेंगे, संविधान सभा के गठन दिसंबर 9
फिर दिसंबर 11, फिर दिसंबर 13, ठीक। उसके बाद 22 जनवरी, 22 जनवरी के बाद फरवरी 47, फरवरी 47 के बाद 29 अगस्त प्रारूप समिति का गठन, प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या, और फिर उसके बाद इनकी जो रिपोर्ट आती है वो फरवरी में आती है, ठीक है। अब जब प्रारूप समिति की रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट के बाद जो है इसके पूरे संविधान को बनाने में 3 बार वाचन, वाचन का क्या मतलब है कि 3 बार इसकी बैठकों में इस पर बहस किया गया और विभिन्न प्रकार के संशोधन पेश किए गए। करीब 7000 कुछ संशोधन पेश किए गए थे और जिसमें 2000 कुछ संशोधन माने गए थे, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि 3 वाचन इसमें हुआ था। प्रथम वाचन कब हुआ था? प्रथम वाचन पहला देखिए कि 5 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, ठीक है। ये देखिए 5 दिन का प्रथम वाचन हुआ था। दूसरा वाचन हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, ठीक। ये काफी लंबा चला, 15 नवंबर से 17 अक्टूबर तक द्वितीय वाचन चला। तृतीय वाचन जो हुआ वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है। ये 3 वाचन आपके संविधान सभा में हुए। इन वाचन में काफी वाद विवाद हुआ और विभिन्न विषयों पर काफी विमर्श किया गया, उसमें संशोधन पेश किए गए। संशोधन के बाद कुछ संशोधन काफी रिजेक्ट भी हुए, काफी संशोधन एक्सेप्ट भी हुए, ठीक है। और इन वाचन के बाद आपने देखा कि 26 नवंबर 1949 को यह अंतिम वाचन हुआ और इसी समय हमारा संविधान स्वीकार किया गया, ठीक है। इसके पूर्व हम थोड़ी सी बात और करना चाहेंगे कि जो हमारे यहाँ विषय संबंधी समितियां थी वो किनके नेतृत्व में गठित हुई थी, वो जरा ध्यान में रखिएगा। यहाँ से भी प्रश्न काफी पूछे गए हैं, ठीक है। तो विषय संबंधी समितियों में पहला है एक संघ संविधान समिति, संघ संविधान, ठीक। दूसरा है संघ शक्ति समिति, शक्ति, ठीक। ये दोनों समितियां, इसके अध्यक्ष जो थे वो JL नेहरू थे, JL नेहरू, ठीक। तीसरा आपका प्रांत संविधान समिति, प्रांत संविधान समिति, इसके अध्यक्ष आपके वल्लभ भाई पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल। और कुछ समितियां और थी जिनके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल बनाए गए थे, जैसे आपका अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति, और आपका मूल आपके अधिकार से संबंधित समिति, मूल अधिकार संबंधी समिति लिख लीजिएगा, संबंधी समिति। ये दो, इसके सारे अध्यक्ष किसके थे? वल्लभ भाई पटेल। यानी कि आप देखिएगा संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, ये JL नेहरू अध्यक्ष बनाए गए थे। प्रांत संविधान समिति और अल्पसंख्यक समिति और मूल अधिकार से संबंधित समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल बनाए गए थे। और एक महत्वपूर्ण समिति आपकी थी झंडा समिति, झंडा समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। और
झंडा समिति के साथ साथ नियम समिति, नियम समिति और संचालन समिति, संचालन समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से संबंधित एक समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष सी वरदायन बनाए गए थे। ठीक है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से संबंधित वरदाचारी, सी वरदाचारी करके उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। आप यहाँ लिख लीजिए, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। ठीक है, सी वरदाचारी, इससे संबंधित बनाए। ठीक है, और एक उप समिति भी बनी थी। किसकी बनी थी? अल्पसंख्यक और मूल अधिकार से संबंधित उप समिति, उप समिति। ठीक है, इसकी समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर कृपलानी, जेबी कृपलानी। ठीक है, अब संविधान सभा से संबंधित जो बातें हैं वो इन्हीं बातों को दिमाग में रखना। एक तो समितियों के अध्यक्ष की बात। ठीक, संघ से संबंधित जो समिति है वो जेएल नेहरू को मानिए। प्रांत से संबंधित है वो आपके वल्लभ भाई पटेल हो गए। अल्पसंख्यक और मूल अधिकार से संबंधित वल्लभ भाई पटेल है। झंडा समिति, नियम समिति, संचालन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। और उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय से संबंधित जो समिति थी वो सी वरदाचारी बनाए गए थे। और अल्पसंख्यक और मूल अधिकार से संबंधित एक उप समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष आपके जेबी कृपलानी थे। ठीक है, अब ऐसे इस तरीके से हमारा संविधान निर्मित हुआ। और यह संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, कितना समय लगा इसमें? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान के निर्माण में कितना समय? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक, अब देखिए इसमें 22 अध्याय, 22 अध्याय। दूसरा 8 अनुसूची, अनुसूची। और तीसरा आपका 395 अनुच्छेद इस संविधान में निर्मित किए गए। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है? 22 अध्याय की विषय वस्तु ध्यान में रखनी है, 8 अनुसूची की विषय वस्तु ध्यान रखनी है, और 395 अनुच्छेद के महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको दिमाग में रखने हैं। आप काम क्या करिएगा कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इसको आप शुरू से लेकर 12 से लेकर 51 तक याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से काफी क्वेश्चन आपके उठाए जाते हैं। आप प्रस्तावना को भी याद कर लीजिएगा, प्रस्तावना से भी कम से कम 4-5 क्वेश्चन बनने की संभावना आपकी रहती है। ठीक, हम भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर में क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज की तारीख 26 नवंबर 1949 मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इस संविधान को एतत् द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये संविधान की प्रस्तावना याद होनी चाहिए, 22 अध्याय की विषय वस्तु याद होनी चाहिए, 8 अनुसूची की विषय वस्तु याद होनी चाहिए और प्रमुख अनुच्छेद आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब आपके जैसे कि अनुसूची में पहली अनुसूची जो है वो संघ और राज्य क्षेत्रों के लिए पहली अनुसूची। ठीक,
दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति और तमाम जो पदाधिकारी, उच्च पदाधिकारी है, उनके विषय में दूसरी अनुसूची कहती है। जैसे लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, विधान परिषद के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और विधान परिषद के उपसभापति, इनकी चर्चा है। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की चर्चा है और इसके साथ नियंत्रक महालेखा परीक्षक की चर्चा है, वो द्वितीय अनुसूची में है। प्रथम में क्या है? संघ क्षेत्र और राज्य क्षेत्र। तीसरा क्या है? शपथ या प्रतिज्ञान, किस तरीके से कौन शपथ लेगा, ठीक है, उसकी चर्चा आपकी तृतीय अनुसूची में है। चतुर्थ में राज्यसभा के विषयों का आवंटन है, राज्यसभा में किसको कितने कितने सीटें दी जाए, इनकी सीटों का आवंटन चतुर्थ में है। पंचम में क्या है? अनुसूचित, पंचम के 3-4 भाग हैं। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है पंचम में। छठे में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको हम लोग छठे को क्या किए थे? छठे को ऐसे लिखे थे, अमे त्रिम, अमे त्रिमी, ठीक। अमे से असम, मे से मेघालय, त्रि से त्रिपुरा, मी से मिजोरम। अमे त्रिम में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की चर्चा की गई है छठे में। सतये में आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय है, ठीक। आठवें में राजभाषा है। नौवें में बाद में जोड़ी गई। आठवें तक क्या हुआ था? आठवें तक हमारे संविधान में उल्लेख था। नौवें में क्या है कि नियमों, विधि नियमों का मान्यीकरण, ठीक। उसके बाद 10वें में दल बदल से संबंधित प्रावधान है। 11वें में पंचायत और 12वें में नगर निकाय, शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, ठीक है। ये 12 अनुसूची आपकी एकदम आपके कंठस्थ होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो 22 विषय हैं, उस विषय को भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न काफी उठते हैं। पहला क्या है? पहला अध्याय में क्या है? एक संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक। दूसरे अध्याय में आपके नागरिकता से संबंधित, तीसरे अध्याय में मूल अधिकार से संबंधित विषय, चौथे अध्याय में, चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्व से संबंधित, चौथे का 4 का जो है वो मूल कर्तव्य से संबंधित है। 5वें में आपका संघ क्षेत्र, अनुच्छेद कहां से लेकर, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक ये संघ के अनुच्छेद है, ठीक है। छठे में क्या है? राज्य क्षेत्र, 152 से लेकर 237 अनुच्छेद तक राज्य के विषय, ठीक है। 7वें को निरसन कर दिया गया कि समूह ग से संबंधित राज्य की बात की गई थी 338 अनुच्छेद में, जिसको निरसित कर दिया गया, निकाल दिया गया था, ठीक है। 8वें में क्या है आपका? संघ राज्य क्षेत्र है, 239 से लेकर 242 तक, ठीक है, सॉरी 243 तक, 239 से 243 तक आपके 8वें में है। 9वें में क्या है? पंचायतें हैं। 9वें में 2 भाग है, 9 का 1 और 9 का 2। एक ग्राम पंचायत का उल्लेख है, दूसरा नगर पंचायत का उल्लेख है, ठीक है। ग्राम पंचायत में 243 के ग्राम पंचायत में का से लेकर ड़ा तक और नगर पंचायत में ता से लेकर या छ तक का उल्लेख है 243। 244 में क्या है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के विषय में उपबंध है। 204 ये आपके 9वें के बाद 10वें में, ठीक है। इसका 244 में उल्लेख है। संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, ये 245 से 263, यह अध्याय 11वें में है, ठीक है। 12वें अध्याय में क्या है? वित्त, संपत्ति और वित्त, संपत्ति और
आपके वाद से संबंधित। ठीक है, यह अध्याय 12वां है। 13वें में क्या है कि संघ और राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की सुविधा जो से संबंधित अनुच्छेद, वो 13वें में है। 14वें में क्या है, 14वें में आपके संघ और राज्य के अधीन विभिन्न सेवाओं जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएएस और पीसीएस की जो चर्चा है, राज्य के अधीन जो लोक सेवा गठित की गई है, वह आपके 14वें में है। और 14 का में आपका अधिकरण की चर्चा की गई है। ठीक है, 15वें में निर्वाचन की बात है। 16वें में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया 16वें भाग में। और 17वें में आपकी राजभाषा से संबंधित बातें हैं। 18वें में आपात उपबंध है। 18वें के बाद 19वीं प्रकीर्ण है। और 20वां आपका संविधान संशोधन है। ठीक है, 21वां आपका अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध 21वां है। और 22वां आपका संक्षिप्त नाम और हिंदी में प्राधिकृत पाठ, ये 22 है। ये 22 भाग को इस तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा। और किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक किस भाग में समाहित है, इसको आप देख लीजिएगा अपने बुक से। ठीक है, और नहीं होगा तो हम आपको भेज भी देंगे। तो आज हमने संविधान सभा की संपूर्ण बातें हम लोगों ने की। ठीक है, इससे अब इतना अगर जानकारी रहेगी तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब नेक्स्ट में आपको फंडामेंटल राइट, नीति निर्देशक तत्व से संबंधित बातों को लेकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इस सब को होते हुए थोड़ी थोड़ी चर्चाएं, बजट पे चर्चाएं और आपके न्यायालय पे, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोशिश करेंगे 15 दिन में पॉलिटिक्स समाप्त हो जाएगी। तो ठीक है, फिर आज का लेक्चर बस यहीं तक। हाँ बताएं। प्रणाम सर। जी जी सर, प्रणाम। ये पूछना था सर, भाग 8 का जिसमें संघ राज्य क्षेत्र है सर, वो 239 से 242 तक। हाँ 242 तक, 239 से 243 आपका जो है वो आपका पंचायत आ जाता है। ठीक है, तो 239 से लेकर 242 तक है। जी सर। ठीक है, और इतना जितना मैं आपको दे रहा हूं इतना आप लोग जरूर मेहनत करके याद कर लीजिएगा। ठीक है जी। कहाँ से किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक, तब फिर इसके बाद मैं आर्टिकल बता दूंगा कि इन आर्टिकलों को ध्यान में रख के आप चलिएगा तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक, जी सर। समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर आज लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को बहुत केवल सर आर्टिकल्स नहीं याद हो रहे हैं। क्या चीज सर, राज्यपाल वाले आर्टिकल्स नहीं याद हो रहे हैं सर, उसका कोई सर ट्रिक बता दीजिए। कौन से आर्टिकल बताएं? सर राज्यपाल के, सर राज्य वाले आर्टिकल राज्यपाल से। देखिए मैं आपको बताऊं, संघ आपको बहुत ज्यादा इसमें जद्दोजहद मत करिएगा। देखिए जो संघ में है, ठीक है, उसी में 89 जोड़ देंगे। ठीक, तो आपके राज्य के आर्टिकल आ जाएंगे। जो संघ के आर्टिकल हैं उसमें संघ में जो 89 में कहा गया, अगर संघ में लोकसभा की बात मान लीजिए, राज्यसभा की बात 80वें उसमें कहा गया, ठीक है, क्या नाम है कि अनुच्छेद में, उसमें आप 89 जोड़ देंगे तो आपको राज्य की विधान परिषद मिल जाएगी। ठीक, इस तरीके से आप 89 का डिफरेंस है। यस सर, थैंक यू सर। ठीक, ओके, फिर धन्यवाद आपको। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और शुभ रात्रि।